हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जो 2 वाला है हमारा सोशल साइंस का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा दिसंबर 2019 में हुआ था। और सोशल साइंस में भी हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। और ज्योग्राफी और पॉलिटी और पेडागोजी, इनकी एक एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, वीडियो लंबी भी नहीं होगी, आप लोग बोर भी नहीं होंगे और आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है शुक्ला स्टडी सर्कल। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोगों का जो सीटेट का पेपर है वह ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। और कुछ कुछ पेपर के पैटर्न में भी बदलाव होगा, कुछ होगा, ज़्यादा नहीं, सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। और हमने भी अपने चैनल पे डाल रखी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 की चल रही है। अगर आप लोग अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सीटेट की बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जाएंगी और पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें हमको मिलान करना है। तो ये आपका क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है और चैप्टर 1 का ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहले दिया गया है नर्मदा घाटी। तो आपने पढ़ा होगा कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा घाटी के तट पर रह रहे थे। और यहाँ पर रहने वाले कौन से लोग थे, तो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और आखेटक थे। तो नर्मदा घाटी का क्या हो जाएगा, आखेटक और खाद्य संग्रहण, ये हो जाएगा। ए का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा गारो पहाड़ी, ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का है। तो उत्तर पूर्व में भारत है, उसके उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान कहाँ पे है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। इसका जो हमारा आंसर होगा कि उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सी का हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देख लो, ए का सेकंड और सी का फोर्थ, ए का सेकंड और सी का फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा, क्योंकि आरंभिक कृषि, ठीक है। गारो की पहाड़ियाँ ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। तो ए का सेकंड सी का फिफ्थ हमारा किस में है, ए का सेकंड और सी का फिफ्थ, और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा यही सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गंगा घाटी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती नगरों का विकास हुआ, वही दिया है। गंगा घाटी प्रथम नगर, वो 2500 वर्ष पूर्व के शहर, ये ध्यान रखना। तो डी का हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये आपके कथन दिए हैं, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ शासकों का धर्म ही एकमात्र परिवर्तन नहीं रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें थी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। अब कैसे, तो सुन लो। देखो, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया, ठीक है। ये भारतीय इतिहासकारों ने विभाजित किया। और ये विभाजन कहाँ से प्रेरित था, तो ये पश्चिमी इतिहासकारों से प्रेरित था, ये आप लोग ध्यान रखना। जो प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल, ये कहाँ से प्रेरित था, तो पश्चिमी इतिहासकारों से ये प्रेरित था, ठीक है। और जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, जो कि सही है, क्योंकि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों तथा काल विभाजनों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक था, औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी, ठीक है। कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा
वह ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो हैं वो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये क्लास 8 की हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? आरंभिक मानव, तो ये ध्यान रखना होगा। आरंभिक मानव मतलब ये प्राचीन काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो हमने प्राचीन काल यानी कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हमने मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला के बारे में पढ़ा है, जो कि भारत में सबसे प्राचीन शैल चित्रकला है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें एमपी से प्राप्त होती है, अर्थात मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। और यहाँ से पुरापाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और जो मध्य भारत शैल चित्रकला का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना। सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य भारत है। और इसमें कैमूर पहाड़ियाँ, सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र प्रमुख हैं, जो आपके मध्य भारत के हैं। ठीक है, और भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया और पंचमढ़ी से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। क्लास 6 में ये सब पढ़ाया गया हुआ है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो कैसे पढ़ाया जाता था? तो इसको जो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि अंग्रेजों के आने से जो पहले भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी बहुत लचीली थी। कैसे? जैसे पाठशाला और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और ये भी आप लोगों को ध्यान होगा कि शिक्षा जो थी मौखिक दी जाती थी। और एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत, फारसी और गणित सबसे लोकप्रिय विषय थे, ये आप लोग ध्यान रखना आधुनिक काल में। ठीक है, प्राचीन काल में। और यह शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के काफ़ी अनुकूल थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। ठीक है, और कटाई के उपरांत जब कटाई हो जाती थी, अनाज बिक जाता था और उसके बाद पुनः कक्षाएं प्रारंभ हो जाती थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ठीक है, कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वह ए गलत है, किंतु बी सही है। अब कैसे? तो सुन लो। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मध्य 18वीं सदी तक यूरोप के लोग कई जैसे राजा लोग डच और कैंटनों में बटे हुए थे। ठीक है, जब कैंटनों में बटे हुए थे तो इनके सबके अपने अपने क्षेत्र थे, तो इसीलिए हम इसको राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा और बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। BCE का तात्पर्य क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है सीटेट में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बिफोर कॉमन एरा। और इसका मतलब क्या हुआ? तो इस शब्द का प्रयोग ईसा मसीह से पहले के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, जैसे ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है हमने, आप लोग जाके देख सकते हैं। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो कैसे जानते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब थोड़ा और जान लो इसके बारे में। अब जैसे हमें पता चल गया कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इन शुतुरमुर्ग के अंडों का संबंध भारत में पुरापाषाण युग से है, अर्थात क्लास 6 की आपकी बुक में ये दिया हुआ है, चैप्टर 3 या 2 होगा। ठीक है, इनमें से कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता था, ये भी ध्यान रखना। और इन अंडों का यूज़ क्या होता था? तो इन अंडों का यूज़ मनके बनाने के लिए किया जाता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी हमारा सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ये सही है। जब नदियाँ सूख गई थी तो बाढ़ कैसे आ जाएगी? तो इसीलिए जिसमें जिसमें सी है उसको आप काट दो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, A, B, D ये हमारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ? तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं, ये आप लोग ध्यान रखना और इसको विस्तार से पढ़ाया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वही उसका ऑप्शन है 4th वाला।
खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ये क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, किसके समय में? खिलजी और तुगलक वंश के समय में। ठीक है, इनके समय में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें भी किन लोगों ने, खिलजी और तुगलक वंश में किन शासकों ने? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन क्षेत्रों पर जोर जबरदस्ती अपना नियंत्रण स्थापित तो कर लिया था। ठीक है, परंतु यह अधिकार कुछ समय तक ही रह गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें हमको जो गलत है वो बताना है। तो इसमें जो हमारा गलत हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह लोग अधिकतर रीति रिवाजों का संरक्षण जो था वह मौखिक रूप से ही किया करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो किस प्रकार किया अपने नियंत्रण को समेकित? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, भारतीय मामलों को। ठीक है, सबको पता होगा कब, जैसे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। कम से कम 14 क्वेश्चन होंगे इसमें। बताना कि 14 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी की वीडियो कल तक अपलोड कर दी जाएगी और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।